दिसंबर का जीएसटी ज्यादा आ गया हो, तो यहाँ पे क्या लग रहा है 9 आएगा कि ये जो ट्रेंड है ये बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि लोगों ने लास्ट मिनट दिवाली स्पेंडिंग भी की होगी, खर्चा भी किया होगा, तो जीएसटी लग रहा है दिसंबर में भी ज्यादा आएगा। चलो, प्रायर टू दिस, प्रायर टू मींस पहले, इस 2 महीने के स्पाइक से पहले, स्पाइक मींस इंक्रीज, तो इस 2 महीने में जो जीएसटी इतना ज्यादा आया, अक्टूबर और नवंबर में जो जीएसटी इतना ज्यादा आया, जीएसटी रेवेन्यू ने क्रॉस किया जीएसटी तो सिर्फ 1.65 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था ऑन ओनली 3 ओकेजन्स। सिर्फ 3 ही ओकेजन्स थे, 3 ही बार था जब जीएसटी जो है 1.65 लाख करोड़ को क्रॉस किया था। चलो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव टोन ही है कि जीएसटी जो एक अमाउंट से आगे बढ़ गया था 3 बार। चलो क्या आएगा? ये टैक्स पेयर की अपील्स कहां से आ गई, रिफॉर्म्स कहां से आ गए, अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी कोई सेंस ही नहीं है, चिंताओं की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ, जो क्यों हुए थे? क्योंकि ईयर एंड कंप्लायंस, ईयर एंड हो रहा था, लोगों को फॉलो करना था, इसलिए लोगों ने भर भर के जीएसटी दिया। ओकेजन्स प्लूरल नाउन था, इसका हमें वर्ब मिल गया, प्लूरल वर्ब मिल गया वर, तो यहाँ पे क्या आया? 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो एवरेज मंथली कलेक्शन है अब तक का वो इतना है। अच्छा, कौन कौन से फिल हो गए उनको मार्क भी करते हुए चलो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलो, वो इतना है और इकोनॉमिस्ट को लगता है कि जीएसटी अब इतना आएगा कि वो बजट एस्टिमेट्स को क्रॉस कर देगा। तो इकोनॉमिस्ट को क्या लग रहा है? इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि जीएसटी इतना आने वाला है कि वो सारे के सारे एस्टिमेट्स को क्रॉस कर देगा। चलो, अभी टैक्स पेयर की अपील्स कोई सेंस नहीं है, रिफॉर्म्स में इधर उधर होना कोई सेंस नहीं है, अनसर्टेनिटी तो कोई बात ही नहीं करे, तो ये तीनों नहीं आ सकते। चिंताओं की कोई बात ही नहीं हो रही है, चारों एक तरीके से चिंताओं के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये चारों नहीं आ सकते, इकलौता यही बचा है। अगर एक कोई चीज स्लो डाउन भी हो जाए तब भी जीएसटी बहुत आएगा। कोई भी एक फैक्टर जो है वो स्लो डाउन में भी चला जाए, मतलब लास्ट क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, तब भी जीएसटी तो पूरे साल का हुआ है, बजट को तो क्रॉस कर ही गया। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 10 है। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? आगे बढ़े। एक बच्चे का डाउट है मैम यहाँ पे 7 भी आ सकता है। बजट एस्टिमेट्स विच वर टिपिकल, बजट एस्टिमेट साल के कंप्लायंस पे ड्रिवन होता है, साल के बाद के कंप्लायंस का मतलब होता है कि साल अंत हो रहा है, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, तो लास्ट में जीएसटी सबमिट कर दे। तो एस्टिमेट्स इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका सब्जेक्ट कौन होगा? इसका सब्जेक्ट होगा कि लोगों ने जो जीएसटी पे किया है, वो जो अमाउंट पे किया है। चलो, लास्ट 4 बताओ। वाइड मींस ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज होना। बहुत प्यारा पैटर्न है ये, इस वाले पैटर्न से बहुत अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, रीडिंग स्किल सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। अच्छा, मैं मार्क कर देती हूँ, ये हो गया था, ये हो गया था और ये चलो। चलो, एट अ रीसेंट इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन, अभी अभी एक इंडस्ट्री में बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पे ना एंड इन्वेस्टिगेशंस दिया हुआ है, तो एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ के में लास्ट में ना प्लूरल नाउन आना चाहिए, या फिर कोई नाउन आना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशंस और वो जो हुए हैं रिसेंट मंथ्स में। तो क्या लग रहा है? पेंडिंग टैक्स पेयर अपील्स अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटी लेवाइज, टैक्स पेयर ने जो अपील किया है, जो पेंडिंग है, जीएसटी उनके ऊपर लगा दिया गया है। अभी नहीं समझ आ रहा, यहाँ तो अंडरस्टैंडेबल लिखा हुआ है, ये तो आ नहीं सकता। यहाँ पे सॉर्टेड आउट नाउ लिखा हुआ है, ये भी नहीं आ सकता। रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स, उन कंसर्न्स के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए क्या चिंताएं हैं कि किस तरीके से अस्पेट मींस अ ह्यूज नंबर ऑफ, तो किस तरीके से इतने सारे जीएसटी के नोटिस और इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जीएसटी के नोटिस गए हैं लोगों के पास, इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उस बात को रिस्पॉन्ड करते हुए, उस बात का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को बोला। 6 बिल्कुल मैच कर गया। चलो, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि जीएसटी जो है अभी भी एक स्टेज पे है। किस स्टेज पे है? जीएसटी मूव कर रहा है। अच्छा, फ्रॉम के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? टू लगाते हैं। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये तो आ नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। जीएसटी अभी किस स्टेज पे है? जीएसटी अभी अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, और उन चीजों को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उन चीजों को भी फाइनलाइज कर रहे हैं। चलो, यहाँ 4 आ गया। कोई परेशानी? चलो, लास्ट एक ही बचा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जनरल इलेक्शन है, अभी खूब सारी लोग टैक्स पेयर की अपील्स हैं पेंडिंग, मतलब अभी तक उन्होंने अर्जी लगाई हुई है, अभी तक वो पेंडिंग है। नहीं जे, एक सेकंड, हाँ एक ही तो बचा है। तो जनरल इलेक्शन है, जो पेंडिंग टैक्स पेयर की जो अपील्स हैं जीएसटी के खिलाफ, लेकिन जीएसटी काउंसिल को जो है फोकस नहीं लूज करना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, अभी आई भी तो बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं ना, आई और जे। अच्छा अच्छा, 2 बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, एक नहीं 2 बचे हुए हैं। तो चलो सबसे पहले आई वाले को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो सर्टेनिटी है, इसको अभी परस्यू करना पड़ेगा, इस सर्टेनिटी के पीछे बढ़ना पड़ेगा एक बड़े लेवल पे, जिससे कि सुकून मिले इन्वेस्टर्स को। किस चीज को लेके? अबाउट इंडिया टैक्स रेजिम, इंडिया का जो टैक्स पूरा का पूरा रूल है, उसको लेकर सुकून मिले कि वो स्टेबल है, वो चेंज नहीं होगा, और वो प्रेडिक्टेबल है, मतलब वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या आगे होगा। ऐसा ना हो कि बार बार रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। फॉर वन, सबसे पहला, अच्छा फॉर वन दिस हैव रीजन लिखा हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है? हैव लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। आई के आगे जस्ट क्या लिखा हुआ है? आई के जस्ट आगे हैव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन इसमें तो कोई भी नहीं है। सम डिफरिंग ऑन सच रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स, यहाँ पे तो कोई रिफॉर्म्स की बात भी नहीं हुई, तो सच रिफॉर्म्स तो आ नहीं सकता। तो प्लूरल नाउन क्या है? अपील्स। तो जो टैक्स पेयर की जो अपील्स हैं, जो अर्जियां हैं, जो पेंडिंग है जीएसटी के अगेंस्ट, यहाँ पे क्या आया? 1 आया। ये जो अपील्स हैं ये बढ़ गई हैं, 15,000 केसेस लोगों ने दाखिल कर दिए हैं जीएसटी को लेके, तो ये अपील्स बढ़ गई हैं। और जरूरी है कि भाई एपीलेट ट्रिब्यूनल्स बने। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जहां पे अर्जियों को सुना जाता है, उनके लिए जजमेंट दिया जाता है। ये जीएसटी काउंसिल बनाए, ये ऑपरेशनल हो जाए, जिससे कि जितने पेंडिंग केसेस हैं खत्म हो और लोगों को आगे के डिस्प्यूट्स के लिए एग्जाम्पल मिलेगी, इस तरीके से ट्रीट होते हैं। ये भी हो गया, सारे हो गए। अब तो एक ही स्टेटमेंट बचा है, एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया आपका सब। विद द जनरल इलेक्शन अहेड, आगे इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ जो डिथरिंग है, डिथरिंग मींस इधर उधर होना, मतलब
चीजों को फाइनलाइज ना करना, उसको बोलते हैं डिथरिंग। तो इलेक्शन आने वाले हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि रिफॉर्म्स अभी फाइनलाइज नहीं किए जा रहे हैं, ये बात एकदम अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रही है, लेकिन जीएसटी काउंसिल को अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। तो आपका पूरा सीक्वेंस क्या बना? पूरा सीक्वेंस बना 8 5 3 7 10 6 4 1 एंड 2। मजा आया इस पैटर्न को करने में? डिड यू एंजॉय दिस पैटर्न? तो हमारा एक बार जो सीक्वेंस बना था उसको लिख लेते हैं, तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। हमारा सीक्वेंस था 8 5 3 9 7 10 6 4 1 एंड 2। तो अब इसी बेसिस पे हमको क्वेश्चन के आंसर्स देने। तो ए पे क्या आया? 8 आया। बी पर क्या आया? 5 3 9 7। 5 3 9 7। इसके बाद क्या था? 10 6 4 1 2। 10 6 4 1 एंड। जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड जब मैं अपलोड हो जाए एक बार फिर से देखना, मजा आएगा। एक बार करें ऐसा पैटर्न। अभी एक पैटर्न हम लोगों ने साथ में किया है, अब अगला पैटर्न आप लोग खुद से करेंगे। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। यू हैव 3 मिनट्स विद यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है और मैं हो जाती हूँ साइड में। लास्ट 1.5 मिनट्स फॉर ऑल, लास्ट 1.5 मिनट्स। चलो डिस्कस करें, देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पढ़ना स्टार्ट किया। इन द करंट लैंडस्केप, जो अभी एनवायरमेंट चल रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय, जो किससे भरपूर है? बाय द फॉर्मेडेबल। फॉर्मेडेबल मींस डराने वाले। तो महंगाई के इतने सारे डराने वाले चैलेंजेस से भरा हुआ है, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस समय। देयर एग्जिस्ट, वहां पे क्या है? एक डिसर्नेबल। डिसर्नेबल मींस क्लियर, नोटिसेबल। सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम्स में एक उम्मीद की सोर्स। सिल्वर लाइनिंग में कुछ खराब चीज में कुछ अच्छा हो रहा हो। दैट प्रोवाइड्स, जो कि हमें एक उम्मीद की किरण दे रही है, ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की किरण दे रही है। चलो देखते हैं। टू इंप्लीमेंट फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ अ मोर रोबस्ट, रोबस्ट मींस स्ट्रॉन्ग, ये कंट्रीब्यूट करता है कि और स्ट्रॉन्ग और एक अडैप्टिव कुछ किया जाए। इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। एड्स, अच्छा चलो कुछ ना कोशिश करते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा था ये जो एड्स है, एड्स का मीनिंग क्या होता है? हेल्प्स। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, ध्यान से समझना। ये कंट्रीब्यूट क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये चलो इनसे स्टार्ट हो रहा है, ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। पहले मुझे बताओ कि ये बात सभी को क्लियर है कि ये होप जो है ऑफ के बाद है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या इज एम आर के साथ V1 प्लस ING, या हैज, हैव और हैड, ये सब में से कुछ भी ऐड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ ऐड होता है तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो अभी मुझे उतना नहीं समझ आया, बट मुझे इतना समझ में आया कि यहाँ पे फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, चलो थर्ड भी मान लिया एक बार को, फिफ्थ भी मान लिया और सिक्स्थ भी मान लिया। सेकंड और फोर्थ नहीं आ सकते, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रही हूँ ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इकोनॉमीज है पूरी दुनिया में वो ग्रैपल कर रही हैं, लड़ रही हैं इतने सारे मल्टीफेसिटेड मींस बहुत पहलुओं वाले, ग्रैपल मींस लड़ रही हैं इतने सारे महंगाई के इंपैक्ट से। पॉलिसी मेकर्स जो है अपने आप को कहां पा रहे हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन, जंक्शन मींस पॉइंट है, क्रिटिकल, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट, कंपेल्ड, कंपेल्ड मींस फोर्स, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इस उथल पुथल से, टर्बुलेंस मींस उथल पुथल, इस उथल पुथल में आगे बढ़े क्रिएटिविटी के साथ और रेजिलियंस, रेजिलियंस मींस स्ट्रेंथ के साथ। ये जो चैलेंजिंग सिनेरियो है, ये एक कैटलिस्ट की तरह है, एक मोटिवेटर की तरह है इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए और ओवरऑल चेंजेस के लिए। और ये क्या इंजेक्ट कर रहा है? अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये एक अर्जेंसी वाला सेंस दे रहा है। अच्छा, इंजेक्ट इनटू समथिंग होता है, यहां पे क्या समझ आ रहा है? इंजेक्ट के साथ इनटू आता है। आप किसी चीज में कोई चीज डालते हो तो इंजेक्ट के साथ क्या आएगा? इनटू आएगा। इसका मतलब यहां पे तो थर्ड आएगा। ये क्लियर हो गया तो थर्ड वाला यहां से हट गया। ध्यान से देखना, स्टार्ट से समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। वन नोटवर्दी एस्पेक्ट, नोटवर्दी मींस इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट मींस पहलू। एक इंपॉर्टेंट पहलू इस सिल्वर लाइनिंग का, इस उम्मीद का क्या है कि जो पोटेंशियल है सरकार के अंदर, चलो सरकार के अंदर किसी चीज का पोटेंशियल होगा,
बताओ, सरकार के अंदर किसी चीज का पोटेंशियल है, सरकार जो है किसी चीज को लेकर सक्षम है, तो सरकार किस चीज को लेकर सक्षम होगी, बताएंगे सभी लोग। सरकार किस चीज को लेकर सक्षम, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर टू विन दिस रेस, टू क्लियर द एग्जाम, टू बिकम एन ऑफिसर, टू गेट अ जॉब। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, टू समथिंग आएगा। सरकार के अंदर पोटेंशियल है इस काम को करने का, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंप्लीमेंट की सरकार जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही दूर दूर तक पहुंचने वाले चेंजेस कर सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे वन आया, यहाँ पे वन आया, तो ये भी यहां से हट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दीज में एनकम्पास, एनकम्पास मींस कवर, ये किस चीज को कवर करेंगे कि सरकार को अपनी पॉलिसीज को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा पूरे के पूरे फ्रेमवर्क्स को, और सरकार को क्या करना पड़ेगा, ये देखो V1 प्लस आईएनजी है, ये भी V1 प्लस आईएनजी है, तो यहां पे भी क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी ही आएगा, पैरेललिज्म लगेगा। तो V1 प्लस आईएनजी तो सिर्फ इसमें ही है, इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 भी हट गया यहां से। क्या समझ में आया यहाँ पे 6 क्यों है गया। तो हमारा अभी तक क्या क्या बन गया है, 6, 3 और 5, इनको टिक लगा लेते हैं। 6 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है। चलो सॉरी 6, 3, 1 और 5 बन चुका है, 1 भी आ चुका है। दो बचे हैं 2 और 4, इनको चेक करना है, 2 कहां आएगा, 4 कहां आएगा। चलो चेक करते हैं। जो इंपेरेटिव है, जो जरूरी है, क्या जरूरी है कि भाई महंगाई को डील करो, इसमें क्या ये प्रॉम्प्ट करता है, किस चीज को एनकरेज करता है कि इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, उनको एक बार फिर से जांच करें, उनकी समझे हमारी कमियां क्या है। कॉन्सिक्वेंटली ऐसे जो कदम है, ये ना केवल चिंताओं को एड्रेस करते हैं, बल्कि ये क्या भी करते हैं, नॉट ओनली के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कहने से बट ऑल्सो के आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है। एस और ईएस तो नहीं आएगा, क्यों, नॉट ओनली एड्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेजर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। आखिरी वाला और देख लेते हैं। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, अच्छा बट ऑल्सो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, तो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, एड्स आया, एड्स मींस हेल्प करना। तो हमारा फाइनल सीक्वेंस क्या बना, व्हाट इज आवर फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज 6, 3, 1, 5, 2 एंड। समझ आया सभी को। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लेवल 3 है ना, तो एक बार इस क्लास को एक बार दोबारा देखना और उसको फिर से खुद से करने की कोशिश करना, है ना, या फिर मैं आपको विदाउट एनोटेशन वाली पीडीएफ दूंगी इस क्लास के में, तो विदाउट एनोटेशन वाली पीडीएफ को खुद से अटेम्प्ट करने की दोबारा कोशिश करना। लेवल 3 वाली क्लास को हमेशा 2 बार किया करो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट वाले पैटर्न होते हैं इसमें। क्लियर सभी को। चलो तो सीक्वेंस क्या क्या बना हमारा, क्या था सीक्वेंस, 6, 3, 1, 5, 2, 4, 6, 3, 1, 5, 2 एंड। क्लियर ये वाला पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न आपको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशंस पे। आई होप इस पैटर्न को करने की सभी को स्ट्रैटेजी क्लियर हो चुकी है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अब छोटे छोटे से क्लोज टेस्ट करेंगे, और ये क्विज फॉर्मेट में कराऊंगी मैं आप लोगों को। 5 क्वेश्चन करा रही हूँ छोटे छोटे से, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और ये क्विज फॉर्मेट में करने वाले हैं, राइट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो यू विल गेट 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलो नेक्स्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अभी मैं समझाऊंगी, मैंने समझाया नहीं है अभी, बता रही हूं, आप लोग ट्राई करो, आई विल एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी एट ऑल। आखिरी सवाल। डार्क थीम दिख रही है सभी को क्या? नहीं, चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। फर्स्ट से इसको ना कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को हम ग्रामर की हेल्प से करें, पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से करें, और अगर नहीं हो इन दोनों से तब जाके वो क्या की मदद लें। तो बेसिकली इन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, या तो हम ग्रामर से करेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच से करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम वो क्या से करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। जो रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जो नया प्रोजेक्शन आया जीडीपी कितना होगा, 7% होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो मार्च 2024 में एंड हो रहा है, इज, अच्छा इज लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है, इसकी वजह कौन हो, इसकी वजह तुम ही हो। तो एक फ्रेज होता है एट्रीब्यूटेड टू। इसका मीनिंग क्या होता है, आप कारण बता रहे हो कि उसका कारण कौन है, उसका कारण है जीडीपी बढ़ा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट वाले में क्या आया, ई आया, सबने ई दे रखा है, कोई हेल्प ही नहीं हुई, कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो गई। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन बड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ होगा। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ होगा। इसको पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते हो, यहाँ पे नाउन आएगा। क्यों, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये भी पूरा नाउन होना चाहिए। इनमें से कौन सा नाउन है, कंस्ट्रक्शन। प्रेशर, ये तो नेगेटिव टोन है, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं भाई कि जीडीपी बढ़ गया है, तो टोन भी पॉजिटिव आएगी। डेलिकेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है नाजुक। बायंसी मींस ग्रोथ, ऊपर की तरफ जाना, पॉजिटिव टोन भी है और नाउन भी है। तो सेकंड वाली पोजीशन पे क्या आया, सेकंड वाले में आया सी। सी आया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो आगे देखते हैं। ग्रेजुअल रिकवरिंग ब्राइटनिंग, एक रिकवरी हो रही है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के जो आगे के, लाइक इसमें भी नाउन आएगा। इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हो कि किस बात के चांसेस है कि लोग कितना खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्ट्स। अगला नाउन कौन सा था, ये था, तो डी आगे। लेकिन जो डिस्कनेक्ट हुआ है ग्रोथ के बीच में महंगाई को लेकर, ये चैलेंज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कि वो क्या मेंटेन करे। अच्छा बैलेंस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और डेलिकेट बैलेंस की, एक नाजुक सा बैलेंस बना के चले, किसके बीच में, एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के बीच में, और इन्फ्लेशन के जो प्रेशर है, महंगाई का जो प्रेशर है उसको मैनेज करने में। तो आंसर इज व्हाट, ई सी डी बी एंड ए। कितने लोगों का ठीक निकला। चलो अगला देखते हैं। ये जो एनुअल एमिशंस रिपोर्ट आई है, ये जो साल भर की रिपोर्ट आई है, स्ट्रेटेजिकली, ये एडवर्ब है। स्ट्रेटेजिकली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई या तो एडजेक्टिव आएगा या कोई वर्ब आएगी। चलो आगे देखते हैं। स्ट्रैटेजिकली डैश एट द ऑनसेट, ऑनसेट मींस शुरुआत, जिसको कब सामने पेश किया गया, जब क्लाइमेट टॉक्स की बातचीत शुरू हुई। तो इसको पेश किया गया जब बातचीत शुरू हुई। तो अनवील, अनवील का मीनिंग क्या होता है, रिवील, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, किसी चीज को सामने रखना। तो इस रिपोर्ट को सामने कब रखा गया, सामने रखा गया क्लाइमेट टॉक्स की बातचीत की शुरुआत में। फर्स्ट वाले में डी आया, कोई हेल्प नहीं हुई, चारों में डी है। चलो डैश इन मोर असर्टिव लैंग्वेज, ये जो रिपोर्ट है क्या कर रही है, ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा क्लियरली बोल रही है। रिपोर्ट सिंगुलर है, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब यहाँ पे इस रिपोर्ट का वर्ब आएगा। रिपोर्ट का वर्ब क्या, रिपोर्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओडीएस आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एसओडीएस। ये भी समझ सकते थे, ये कॉमा कॉमा के बीच में थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं या फिर हम V1 प्लस ING से देते हैं। तो इनमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म से देखी यही थी, और कोई थी नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है, जब आपको हिंदू एडिटोरियल क्लास में स्टार्टिंग में बताती हूँ कि किस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन V3 या V1 प्लस ING से देते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होते हैं। तो इनमें से V1 प्लस एसओडीएस तो यही है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियरली बोलना, किसी चीज को क्लियरली प्रेजेंट करना, दैट इज आर्टिकुलेट करना। क्लियरली क्या करना, क्लियरली प्रेजेंट करना। तो सेकंड वाली पोजीशन पे क्या आया, ए आया। तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। आप इस वाले को लास्ट तक चेक कर लेते हैं। ये जो है क्लियरली बताता है द लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन स्लो, किस चीज का स्पीड स्लो है, स्लो पेस ऑफ नाउन, ऑफ नाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन आएगा। किस चीज की स्पीड स्लो है, एडवांसमेंट की, आगे बढ़ने की स्पीड स्लो है। चलो ई आ गया। कब से, जब से शुरू हुआ है, इंसेप्शन मींस स्टार्ट, जब से शुरू हुआ है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, जिसका प्रिंसिपल मींस मेन, जिसका मेन मकसद क्या था, जिसका मेन मकसद था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। तो ग्लोबल टेम्परेचर क्या, एस्केलेशन, एस्केलेशन मींस इंक्रीज। तो ग्लोबल टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, और आइडियली बेस्ट रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे रिलेटिव टू प्री इंडस्ट्रियल। किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे कंपेयर करें, बेंचमार्क्स मींस स्टैंडर्ड्स।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? कितने लोगों का ठीक निकला? चलो अगला, डिस्पाइट द डैश कंसेंसस। कंसेंसस नाउन है, कंसेंसस मींस अग्रीमेंट। तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। एडवोकेटिंग अ डैश एफर्ट, ये एफर्ट भी नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। द ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट, ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है व्हेन कंसीडरिंग नेशंस, ये एपोस्ट्रोफे एस है, एपोस्ट्रोफे एस में कोई भी नाउन दे रखा हो तो उसके बाद नाउन आता है, कि वो कम कर देंगे अपना डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे, टेम्परेचर्स फिर भी जो है इस रेंज से आगे बढ़ जाएंगे बाय द सेंचुरीज। फिर से एपोस्ट्रोफे एस के बाद नाउन आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिए। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लेते हैं। ये नाउन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस है, ये नाउन है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा, V1 प्लस आईएनजी और V3 दोनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकते हैं। चलो अब इसी बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे तो सी आएगा, थर्ड पोजीशन पे सी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, सेंचुरी का क्या होगा? सेंचुरी के क्या होगा? सेंचुरी का अंत, इस सेंचुरी के अंत तक टेम्परेचर इतना हो जाएगा। सेंचुरी का अंत कौन सा वाला वर्ड है जिसका मीनिंग अंत होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस एंड। तो सेंचुरी के अंत तक टेम्परेचर इतना हो जाएगा, मतलब लास्ट में डी आएगा, लास्ट में डी आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब एक बार इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अच्छा, सेंचुरी का अंत यहाँ पे आया तो कमिटमेंट कहाँ आएगा? कमिटमेंट नाउन था, कमिटमेंट यहाँ आएगा, इस वाली पोजीशन पे ए आया। एक नाउन यहाँ आ गया तो दूसरा नाउन की जगह जो बची है वो सिर्फ ये बची है। इसका मतलब स्टार्टिंग किससे हुई थी हमारी? क्या क्या हमें पता चला था? यहाँ पर सी आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे डी आया, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये बचा, इसको चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट द प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मींस मेंटेनिंग, प्रिवेलिंग जो चल रहा है, तो लोगों का एग्रीमेंट है, सब लोग कह रहे हैं कि मिलजुल के कोशिश करो इस टारगेट को लेकर। फिर भी रिपोर्ट कहती है कि जब नेशन के कमिटमेंट की बात आती है कि वो अपने फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम कर देंगे तो टेम्परेचर जो है ऐसा लग रहा है कि इससे ऊपर चला जाएगा सेंचुरी के अंत तक। बिल्कुल सही है, आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट, पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। अंडर द डैश पॉलिसीज, पॉलिसीज नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या V1 प्लस आईएनजी आ सकता है, और इन दोनों को हम कैसे यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरह, तो एडजेक्टिव आएगा। प्रिपेयरिंग मींस जो मेंटेन होता रहे, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आ लिखा हुआ है, आ रिड्यूस्ड 3%, 3% को यहाँ पे नाउन माना गया, तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब आएगा। अंडरस्कोर दा लिखा हुआ है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है। अंटिल 2023 टू डैश अप्रोच, कैसे करना है? अप्रोच करना है, अप्रोच क्या है? वर्ब है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा। चलो प्लमेटेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कॉन्क्रीटली एडवर्ब है। प्रिवेलिंग जो है V1 प्लस आईएनजी है। मार्केटली एडवर्ब है। इंपेरेटिव को नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो जो एफिकेसी है पेरिस एग्रीमेंट की वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हमने प्रोजेक्ट किया है 2030 में, जितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे अंडर द डैश पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज होंगी? अंडर द डैश पॉलिसीज, गिरी हुई पॉलिसीज नहीं हो सकता, एडवर्ब तो यहाँ आ नहीं सकता, ये एडवर्ब नहीं आ सकता, इंपेरेटिव मींस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी नहीं हो सकता। प्रिवेलिंग जो भी पॉलिसीज मेंटेन चल रही है, जो पॉलिसीज अभी प्रेजेंट में है, तो फर्स्ट में तो सी आया, सबने सी ही दे रखा था, कोई हेल्प तो हुई नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये जो है एफिकेसी ये क्या हो गई है? गिर गई है। पहले 16% नहीं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है ये क्या हो गए हैं? ये कम हो गए हैं। पहले 16% का इंक्रीज फोरकास्ट था, अब ये 3% रह गए हैं, तो इसका मतलब सी के बाद क्या आया? प्लमेटेड। प्लमेटेड मींस गिर गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे भी एक ही थी इसमें, तो ये तो क्लियर हो गया कि सी के बाद तो ए ही आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी यहाँ पे। ये सारे ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आगे को चेक कर लेते हैं। पहले हमने फोरकास्ट किया था 16% इंक्रीज होगा, अब क्या है? अब मार्केटली एडवर्ब है, अब 3% है। ये कह रहा है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। इसके बावजूद भी जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है क्या? जो इंपेरेटिव है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एनुअल एमिशन पूरे साल में जो कम होंगे वो 8.7% कम हो जाएगा 2030 तक, और इससे क्या होंगे? बहुत स्ट्रांगली कॉन्क्रीटली, अगर हमें बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को, तो हमें एमिशंस को इतना कम करना पड़ेगा। बिल्कुल मैच हो गया, आंसर इज ए। कोई परेशानी? मैम रिड्यूस्ड नहीं, नाउन ये लग रहा है इसका। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। आखिरी सवाल, द डैश ऑफ आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताएगा। अनइक्विवोकली एडवर्ब है, एडवर्ब हमको या तो एडजेक्टिव के बारे में बताता है या वर्ब के बारे में बताता है। इतने डेज जो है उनमें टेम्परेचर हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, एक्सपीरियंसिंग टेम्परेचर्स क्या हो रहे हैं? इससे ऊपर जा रहे हैं, तो V1 प्लस आईएनजी आएगा। सितंबर में इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फिर से V1 प्लस आईएनजी आएगा। ये अंडरस्कोर करता है द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बात करता है। चलो देखते हैं, ये V1 प्लस आईएनजी है। रेपरकशन का मीनिंग होता है किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट, ये नाउन है। लास्ट में आई लग रहा है, लास्ट में ITY लग रहा है, नाउन है। सीवियरिटी मींस बहुत ही खराब इंपैक्ट। डिलिनेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सरपासिंग V1 प्लस आईएनजी है। चलो, तो जो ग्लोबल प्रोक्रेस्टिनेशन है, ग्लोबल प्रोक्रेस्टिनेशन में जो लेट किए जा रहे हैं चीजों को, उसका जो रेपरकशन है, उसका जो इंपैक्ट है, अनइक्विवोकली मींस क्लियरली, वो इंपैक्ट कैसा है? वो इंपैक्ट क्लियरली क्या है? वो इंपैक्ट रजिस्टर हो रहा है। नाउन तो यहाँ आ नहीं सकता, तो ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए। वो इंपैक्ट क्रॉस हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। वो इंपैक्ट क्या? डिलिनेटेड। डिलिनेटेड क्लियरली पता है लोगों को, तो यहाँ पे क्या आया? डी आया। बी और डी आया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 86 डेज जो है 2022 में उन्होंने टेम्परेचर एक्सपीरियंस किए 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गए, सरपास कर गए। ई लग रहा है, सरपास मींस क्रॉस कर जाना। सितंबर ने क्या दिखाया? सितंबर ने रजिस्टर किया सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर। सितंबर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर थे। ये अंडरस्कोर करता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीवियर हो चुकी है, सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। बिल्कुल सही, बी डी
ई, ए और सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मजा आया आज के सेशन में? आने की मोकली एकदम क्लियरली बेटा। आई होप यस सभी लोग को बहुत मजा आएगा। आज ने बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोज टेस्ट जो पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है वो सारा का सारा पैटर्न कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक टू बैक एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एग्जामिनेशन से पहले बैक टू बैक एसबीआई क्लर्क के 10 मॉक टेस्ट करवा दूं। हर पैटर्न, हर क्वेश्चन, हर चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो आपको पहले ही क्लास में करवा दूं, जिससे कि जब आप पेपर देने जाओ आपको क्या क्या पेपर आया था, इतना इजीली कोई पेपर बना सकता है क्या, और आप सब लोगों के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। तो ये मेरा टारगेट है। तो लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस टारगेट और कल से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यस चलो, तो मुझे फीडबैक दे देना बेटा। फीडबैक मुझे कंटेंट का चाहिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है। फीडबैक मुझे ऐसी चीजों का मत देना कि मैम जो पढ़ाई से रिलेटेड ही ना हो। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैम पोल नहीं आ रहा या वीडियो पर नीचे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, इस तरह का फीडबैक नहीं। फीडबैक मुझे क्या चाहिए कि आपको क्लासेस का कंटेंट, क्योंकि मेरे कंट्रोल में जो है वो मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे कंट्रोल में क्लासेस का कंटेंट,